देन देखो गाइस, value of supply of service in relation to life insurance business. Okay, so this is talking about life insurance, मरीन या फिर बाकी इंश्योरेंस की नहीं, ओनली फॉर लाइफ इंश्योरेंस. ओके, तो देखो इसमें क्या होता है जनरली, मैं आपको पहले समझा देता हूं. आपके मॉम डैड को भी आप पूछ सकते हो. जैसे आप हर पर्सन ने अपने लाइफ का इंश्योरेंस निकालना चाहिए. मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं. जैसे मान के चलो कि मैंने 4 करोड़ रुपए का मेरे लाइफ का इंश्योरेंस निकाला. ओके, अब ये कैसे डिटेल में क्या है वो मैंने मेरे रेगुलर लेक्चर्स में सब कुछ बताता हूं, कैसे निकालना चाहिए, क्या और क्यों निकालना चाहिए. तो ये 4 करोड़ रुपए, अब इंश्योरेंस कंपनी मान के चलो कोई नेशनल इंश्योरेंस कंपनी. ओके, तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस मैंने निकाला. एचडीएफसी लाइफ, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी है. अब इसके लिए वो हर साल मेरे से प्रीमियम लेते हैं, तो वो प्रीमियम पे जीएसटी लगता है. ओके, वो जो प्रीमियम रहेगा वो प्रीमियम पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा. तो मैंने 4 करोड़ रुपए का लिया और मान के चलो कि मेरा प्रीमियम आ रहा है 25,000 रुपीज. तो ये 25,000 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई. ये हो गया एक पॉइंट. ओके, जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा. अगर ये प्योर लाइफ इंश्योरेंस है, प्योर लाइफ. सर दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है गाइस, इंश्योरेंस, मतलब जो प्योर लाइफ इंश्योरेंस बताया प्लस इन्वेस्टमेंट वाला कवर. राइट, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि जैसा देखो अभी जो मैंने बताया आपको कि जो मैं इंश्योरेंस निकाला हूं 4 करोड़ रुपए का, जैसे आज मेरी एज है 30 ईयर्स, तो ये 40 साल तक चलेगा. तो हर साल मुझे, ध्यान से सुनो, हर साल मुझे 25-25 हजार रुपए देना पड़ेगा. राइट, 25,000 इन ईच ईयर अप टू 70 ईयर. 40 साल के लिए मैंने टर्म निकाला. और ये 40 साल के बीच में कभी होगा नहीं, लेकिन अगर हो गया, कुछ अनहोनी हो गई, मतलब मैं नहीं रहा, तो मेरे जो नॉमिनी रहेंगे वो नॉमिनी को 4 करोड़ रुपए मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला. राइट, अब अगर 40 साल में मुझे कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो आपको ये जो 25-25 हजार रुपए आपने 40 साल भरे, उसमें से कुछ नहीं मिलेगा. ऑफ कोर्स, अरे दोनों मिलेगा क्या? मतलब आपको कुछ हुआ तो 4 करोड़ देंगे और नहीं हुआ तो आपको 25 हजार रुपए वापस देंगे. ऐसा थोड़ी ना होता. राइट, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा. इंश्योरेंस कंपनी आपके घर में आएगी 70 साल के जब आप हो जाएंगे, आपसे हैंडशेक करेगी और आपको बोलेगी, हे मिस्टर आशीष, थैंक यू सो मच, लिव मोर, और जिंदा रहो और जियो, हमको कोई तकलीफ नहीं. ओके सर, उसके बाद इंश्योरेंस होगा क्या? अरे पागल, इंश्योरेंस कंपनी जब 70 साल के बाद आप मालूम है कि आप मरने वाले, मैं ऐसा हो गया और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी मेरा इंश्योरेंस निकालेगा क्या? ना, ऑफ कोर्स नॉट. 70 साल के बाद कोई इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी ना निकालेगी. तो ये हो गया प्योर लाइफ कवर. दूसरा होता है कि आपने उनको बोला, देखो भाई सिर्फ लाइफ कवर मत निकालो, मेरी रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करके दो आप. मतलब क्या? मतलब ये सर कि ये 25,000 की जगह आप मेरे से 60,000 प्रीमियम लो, 60,000, और ये जो 25,000 है वो मेरे लाइफ इंश्योरेंस के लिए यूज करो. मतलब मुझे कुछ हो गया तो 4 करोड़ रुपए दो, और जो बाकी बचा हुआ प्रीमियम है 60,000 माइनस 25,000, ये जो प्रीमियम है, मतलब कितना हो गया ये? 35,000. ये हर साल जमा करो और आप इन्वेस्टमेंट करो, और मैं जब 70 साल का हो जाऊंगा तो ये 35,000 जो आपने हर साल इन्वेस्ट किए 40 साल, उसका रिटर्न मुझे दे देना. सो मैंने एक डायग्राम निकाली, देखो. तो इसमें दो टाइप के लाइफ इंश्योरेंस, एक है प्योर इंश्योरेंस वाला और दूसरा इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस. तो देखो जीएसटी किस पे लगना चाहिए? ऑफ कोर्स सिर्फ इंश्योरेंस बिजनेस पे. इन्वेस्टमेंट, अब आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अमाउंट पे जीएसटी का कोई सवाल ही नहीं उठता. वो 35,000 कोई सर्विस देने के लिए, तो वो तो क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, इंश्योरेंस कंपनी. राइट, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा. तो देखो अब उसमें पहला पार्ट अपन देख लेते, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में. अगर ये प्योर लाइफ इंश्योरेंस है तो क्या होगा? प्रीमियम इज ओनली फॉर रिस्क कवर, मतलब डेथ रिस्क कवर के लिए, और फुल्ली टैक्सेबल. ये जीएसटी के लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा. गाइस ये आपको निकालना है ना, डायग्राम आपको निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट. वहां पे नहीं देखना, ये निकालना है बस. तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल. समझ में आया? पहला पॉइंट तो समझ में आ गया सर. अगर ये लाइफ, प्योर लाइफ इंश्योरेंस है. अगर ये इन्वेस्टमेंट कम लाइफ इंश्योरेंस है तो फिर क्या होगा? देखो इसमें दो पार्ट हो सकते, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी हो सकती है या मल्टीपल प्रीमियम पॉलिसी. व्हाट डू मीन बाय सिंगल प्रीमियम? तो अब सिंगल प्रीमियम मतलब कि आप जो 60,000 हर ईयर भरने वाले हो, हर साल भरने वाले हो 40 साल तक, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आप सिंगल टाइम में भर दो जो भी अमाउंट 60,000 इंटू आपका 40 साल, और उसका थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देगी 60,000 इंटू 40 ईयर्स, जो भी अमाउंट आता है, और उसको डिस्काउंट करके आपको बोलिए सिंगल टाइम में आप भर दो ये पूरा पैसा सिंगल टाइम में. तो फिर उसके लिए वैल्यू क्या आएगी? देखो अगर ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, मतलब आप एक साथ पूरा पैसा भर रहे हो सिंगल प्रीमियम, देन वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी 10% ऑफ द प्रीमियम.
10%। मान के चलो कि कितना आता है 60,000, लेट्स कैलकुलेट 60,000 इंटू 40 ईयर्स आप ये भरने वाले थे, तो टोटल आता है 24 लाख। 24 लाख आपको एक साथ भरना है, राइट? एग्जाम्पल 24 लाख आपको एक साथ भरना है। तो उन्होंने क्या बोला, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, 24 लाख आपको एक साथ भरना है। ओके, हाँ, तो उन्होंने क्या बोला, ये 24 लाख में से, ये 24 लाख में से हम ऐसा मानेंगे कि सिर्फ 10% लाइफ इंश्योरेंस कवर का है प्रीमियम, 10%। मतलब 24 लाख का, 24 लाख कहां से है, 60,000 इंटू 40 ईयर्स किया मैंने। ओके, तो ये 24 लाख, क्योंकि हर साल आप 60,000 भरने वाले थे 40 साल तक, तो मैंने एक साथ सिंगल प्रीमियम भर दिया 24 लाख। तो ये 24, या उसको डिस्काउंट भी कर सकते हैं, मान के चलो उन्होंने बोला चलो 24 की जगह आप 20 लाख भर दो, तो 20 लाख उसका 10%, मतलब 20 लाख, 2 लाख रुपए पे जीएसटी लगेगा। ऐसा माना जाएगा कि सिर्फ 2 लाख रुपए जो प्रीमियम, 10% जो प्रीमियम है वो लाइफ इंश्योरेंस का है, और बाकी 90% क्या है, इन्वेस्टमेंट का है। बाकी 90% इन्वेस्टमेंट का है, तो सिर्फ 10% पे जीएसटी लगेगा। अरे समझ में आया क्या? ये वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है। तो अगर मल्टीपल प्रीमियम पॉलिसी है, मल्टीपल मतलब जो मैंने अभी बताया 60,000 हर साल आपको भरना है 40 साल तक, 60,000। अब उसमें भी दो पार्ट हो सकते हैं, तो देखो उसमें क्या हो सकता है सर, कि ये जो 60,000 प्रीमियम है, तो पॉलिसी में ऐसा लिखा रहेगा कि 25,000 जो प्रीमियम है ये लाइफ इंश्योरेंस पे है, और इन्वेस्टमेंट का जो प्रीमियम है ये 35,000 है। ऐसा बायफर्गेशन दिया रहेगा, ऐसा बायफर्गेशन। तो अगर ये प्रीमियम का बायफर्गेशन दिया है, 60,000 का बायफर्गेशन दिया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सिर्फ ये 25,000 पे जीएसटी लगेगा। सिंपल बात है, क्योंकि इस पे तो जीएसटी वैसे भी इन्वेस्टमेंट वाले पे नहीं लगने वाला है। तो देखो, इफ इन्वेस्टमेंट इज शोन सेपरेटली, अगर इन्वेस्टमेंट का प्रीमियम सेपरेटली है तो क्या होगा, टोटल प्रीमियम मतलब 60,000 माइनस इन्वेस्टमेंट का प्रीमियम 35,000, मतलब ये 25,000 पे रिस्क प्रीमियम माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, बट अगर ये इन्वेस्टमेंट का सेपरेटली नहीं दिया, उसने बोला है 60,000 प्रीमियम रहेगा, वो हम देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस में कितना डालना है और हमको इसमें कितना डालना है इन्वेस्टमेंट में। तो फिर ऐसे केस में उन्होंने क्या बोला, ऐसे केस में उन्होंने बोला गाइस कि फर्स्ट ईयर में क्या रहेगा, 25% ऑफ द प्रीमियम वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और सब्सिक्वेंट ईयर में 12% ऑफ द प्रीमियम वुड बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब क्या, देखो, तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा 60,000 इंटू 25%, दैट इज 15,000, और ये 15,000 पे जीएसटी लगेगा। ये फर्स्ट ईयर में होगा, राइट? और सब्सिक्वेंट ईयर में हर साल, क्योंकि प्रीमियम तो हर साल देने वाले हो, तो अगले साल क्या होगा, सब्सिक्वेंट ईयर्स में 60,000 इंटू 12.5%, दैट इज 7,500 पे जीएसटी लगेगा। ओके, वैल्यू फॉर जीएसटी, वैल्यू फॉर जीएसटी इतनी होगी, और फर्स्ट ईयर में वैल्यू फॉर जीएसटी इतनी होगी। ओके, आया समझ में? तो फर्स्ट ईयर में 25% और सब्सिक्वेंट ईयर में 12. मतलब ये 40 साल तक, मतलब 39 ईयर्स सब्सिक्वेंट ईयर हो गए, तो 39 ईयर्स में अपन जो कैलकुलेशन करेंगे वो 12.5% वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे, और फर्स्ट ईयर में 25%। ये क्यों है मैंने बताया आपको, तो रेगुलर लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन करता हूं, अभी मेरे पास इतना समय नहीं रहता, फास्ट ट्रैक लेक्चर की सीरीज है, तो अभी आप ध्यान रखो। और इसके पूरे एग्जाम्पल्स मैंने ये नोट्स में दिए, तो एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे ये जो भी मैं बता रहा हूं। ओके, एक बार मैं चार्ट को रिवाइज करवाता हूं आपको। लाइफ इंश्योरेंस अगर प्योर लाइफ है तो फिर 25,000 जैसे मैंने बताया प्रीमियम, ये पूरा का पूरा जीएसटी लगेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस है तो उसके केस में आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में हो या मल्टीपल में हो, देखो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में है तो 10% प्रीमियम माना जाएगा, मतलब जो भी आप पे करोगे, लमसम पे करोगे, उसका 10% वैल्यू ऑफ सप्लाई और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ऐसा माना जाएगा। वो 10% ही लाइफ के लिए। मल्टीपल में दो पार्ट, अगर ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में सेपरेटली दिया है 25,000 35,000 तो 25,000 पे ही लगेगा। सेपरेटली नहीं दिया है तो 25% फर्स्ट ईयर के लिए और सब्सिक्वेंट ईयर के लिए 12.5% वुड बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। एज सिंपल एज दैट। ओके, चल देन नेक्स्ट। ये यहां पे पूरा लिखा हुआ है, राइट? दिस इज सिंगल प्रीमियम वाला, राइट? ये अगर सेपरेटली शोन है तो सेपरेटली शोन वाला, ये सेपरेटली नॉट शोन,
सेपरेटली नॉट शोन वाला, और ये जो प्योर लाइफ कवर वाला, प्योर लाइफ। ओके, देन वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। देखो क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं दे दूं पहले आपको। बहुत सारे लोग ऐसे जो सेकंड हैंड गुड्स में डील करते हैं, जैसे आपने देखा होगा रास्ते पे ऐसे शॉप्स रहते, कार लगी हुई रहती है, सेकंड हैंड कार। जैसे वो क्या करते, मान के चलो कोई अहमद भाई सेकंड हैंड कार डीलर है, वो मेरे पास है, मेरे पास क्रेटा है, 2 साल बाद मैंने उनको बेच दिया, राइट, अहमद भाई को बेच दिया। अब वो अहमद, मैंने उनको क्रेटा बेचा, लेट से एग्जाम्पल 10 लाख में क्रेटा बेचा 2 साल बाद, और मैं तो अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो मैं तो जीएसटी कुछ लगा के नहीं दूंगा, राइट। अब अहमद भाई के पास क्रेटा गई, अब अहमद भाई को भी इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि एग्जम्पशन चल रहा है, आपको मालूम है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था एग्जम्पशन है। तो अब मैंने अहमद भाई को 10 लाख में क्रेटा दी, ओके। अब अहमद भाई ने उसको 12 लाख में बेचा, तो सवाल ये उठा कि अब जीएसटी जो है अहमद भाई पे वो 12 लाख पे लगेगा, या फिर वो 2 लाख जो उनका प्रॉफिट है उस पे लगेगा। तो वैसे तो हम लोग क्या लेते हैं भाई, प्रॉफिट पे जीएसटी नहीं लगता, हमेशा याद रखना, हमेशा जीएसटी किस पे लगता है, सप्लाई वैल्यू पे। बट सेकंड हैंड गुड्स के केस में उन्होंने ये वैल्यूएशन के रूल्स में ये अलग दिया है। उन्होंने बोला है कि सेकंड हैंड गुड्स अगर जो बंदा सप्लाई कर रहा है उसके लिए क्या रहेगा, सेल वैल्यू माइनस परचेस वैल्यू। तो सेल कितने में किया, 12 लाख में, और परचेस कितने में किया उन्होंने, 10 लाख में। तो ये अब 2 लाख पे जीएसटी भरना पड़ेगा, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगी 2 लाख। अरे ध्यान में आया आपके? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अहमद भाई ने मेरे से 10 लाख में परचेज की, और बाद में पता चला कि क्रेटा का भाव डाउन हो गया, और उनको वो क्रेटा मेरे से 10 लाख की जो परचेज की वो उनको 8 लाख में ही बेचना पड़ा, तो उनको तो 2 लाख का नुकसान हो गया। तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगी निल, शून्य। तो देखो एग्जांपल दिया है मैंने, वहां पे देख सकते हो। जैसे सेकंड हैंड डीलर, परचेस प्राइस सेल्स प्राइस, तो परचेस प्राइस 4 लाख थी, बेचा 5 लाख में, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू सेकंड हैंड डीलर। और अगर परचेस प्राइस 10 लाख है, उन्होंने बेचे 8 लाख में, तो 2 लाख मतलब माइनस 2 लाख नुकसान हो गया, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा निल, वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पे निल माना जाएगा, राइट। तो वही वहां पे लिखा हुआ है, देख लो। सेकेंड, ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई शॉल बी इग्नोर्ड अगर नेगेटिव आया। देन वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। अब ये क्या होता है रिपोजेस्ड, मतलब क्या, जैसे देखो हमारे इधर एक एग्जांपल देके समझाता हूं। एक राजेश है, बड़ा ऐसा आदमी है जो खुद को बहुत होशियार समझता है और बड़प्पन दिखा, कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है ना, तो जेब में रहते 5 रुपए और बात करते 100 रुपए की। तो ऐसे उसने किया, हो कार लेने की औकात नहीं, बीएमडब्ल्यू लेने की औकात नहीं, और बोले कि मुझे बीएमडब्ल्यू लेना है, 1 करोड़ वाली बीएमडब्ल्यू लिया, ओके। तो 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया, 90 लाख रुपीस का लोन ले। देखो एग्जांपल से दिया भी है, देखो जैसे एग्जांपल समझते। इफ गुड्स आर रिपोजेस्ड, रिपोजेस्ड का मतलब मैं पहले बता देता हूं कि जैसा लोन लिया 90 लाख का, अब आप रिपे नहीं कर पा रहे हो लोन, तो फिर ये गुड्स को उठा लिया जाता है ना, गुड्स को जब्त कर लेती है बैंक या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन से आपने परचेस किया, और फिर वो इंस्टीट्यूशन आगे उसको बेचती है उन गुड्स को, आप अगर लोन रिपे नहीं कर पाए, ओके। तो देखो कार की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, 90 लाख का लोन लिया, और ये लोन लिया 27 ऑफ सितंबर 19 को, एग्जांपल 27 ऑफ सितंबर को लोन लिया 90 लाख। अब ये राजेश लोन को रिपे नहीं कर पाए, तो उन्होंने कार उठा ली, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी उन्होंने कार उठा ली। अब ये कार वो अपने पास तो नहीं रखेंगे भाई, उसको बेचेंगे और लोन का वैल्यू रिकवर करेंगे, राइट। तो देखो ये जो कार है ये मार्केट में जब उन्होंने सेल करने के लिए निकाली, तो इसकी वैल्यू उनको मिली 75 लाख, right, 75 lakhs, and car is repossessed on 29th of October 2020, इस दिन वो कार रिपोजेस्ड की, ओके। तो अब देखो, अब वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐसे केस में, मतलब ये बेची तो 75 लाख में, अब इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा, तो उन्होंने क्या बोला, देखो उन्होंने बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी सेल्स प्राइस। तो सेल्स प्राइस कितनी है आपकी कुछ तो भी गलत हुआ यहां पे, मैंने एक सेकेंड, ये 80 लाख, और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई कार मान के चलो 80 लाख में सेल किया, ओके। यहां पे 80 लाख कर रहा हूं, देखो कार कितने में सोल्ड किया, उन्होंने सोल्ड किया 80 लाख में, मतलब जो रिपोजेस्ड कार थी वो उन्होंने 80 लाख में सेल किया। अब व्हाट इज द परचेस वैल्यू, उनके लिए परचेस वैल्यू क्या माना जाएगा, क्या ये लोन की वैल्यू परचेस वैल्यू होगी क्या, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये कार यूज हुई ना भाई, देखो आपने लोन दिया था 27 सितंबर 2019 को,
और रिपोजेस किया 29/10/2020 को। मतलब ये कार इतने दिन यूज हुई, तो इसकी वैल्यू कैसे निकाला उन्होंने, क्या बोला है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने बोला है कि आप इसके क्वार्टर गिनो, कितने क्वार्टर ये यूज हुई। तो देखो 27 सितंबर 19 से 27 सितंबर 20, 4 क्वार्टर हो गए, 19 से 20, राइट। और फिर नेक्स्ट क्वार्टर इज पार्ट ऑफ द क्वार्टर, तो पार्ट ऑफ द क्वार्टर कंसीडर टू बी कंसीडर्ड एज फुल क्वार्टर, मतलब 5 क्वार्टर्स कंप्लीट हुए। ओके, जिस दिन आपने परचेस किया वहां से उस दिन से क्वार्टर गिने तो टोटल 5 क्वार्टर्स, और वो 5 क्वार्टर्स को पर क्वार्टर 5% रिड्यूस्ड हुई वैल्यू ऐसे मानना है, पर क्वार्टर 5%। तो कार की वैल्यू कितनी है, 1 करोड़। गाइज यहां पे गड़बड़ मत करना, यहां लोन अमाउंट नहीं लेना है, लोन अमाउंट नहीं लेना है, आपको लेना है कार वैल्यू। तो 1 करोड़, 1 करोड़ में से 5% एक क्वार्टर के लिए, तो 5 क्वार्टर के लिए कितना, 25%। तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको परचेस वैल्यू 75 लाख, और आपने बेची कितने में, 80 लाख, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया 25। अरे आया ध्यान में, एक बार वापस देखो, 1 करोड़ की कार 90 लाख का लोन लिया, लोन कौन से दिन लिया, इस दिन लिया 27 सितंबर 2019 को। लोन रिपे नहीं कर पाए इसलिए कार को रिपोजेस्ट कर लिया इस दिन, तो जिस दिन लोन लिया वहां से रिपोजेशन तक हम लोग क्वार्टर्स गिनेंगे। ओके, वो क्वार्टर्स पर क्वार्टर 5% से रिड्यूस करेंगे। 5 क्वार्टर होते हैं, जैसे कि मैंने बोला 27 सितंबर 19 से 27 सितंबर 20, 4 क्वार्टर, और आगे का पार्ट ऑफ द क्वार्टर कंसिडर्ड एज फुल क्वार्टर। तो ये वैल्यू ऑफ जो कार रहेगी 1 करोड़, उसमें से माइनस करेंगे तो ये आपकी वैल्यू परचेस प्राइस मिलेगी, और ये परचेस प्राइस माइनस करेंगे आपके सेल वैल्यू से, तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ओके, तो देखो वहां पे क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट द परचेस वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड, मतलब जो गुड्स उठा लेते हैं, फ्रॉम द डिफॉल्टिंग बोरोअर, देखो डिफॉल्टिंग बोरोअर हु इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ द लोन और डेट शॉल बी डीम्ड टू बी द परचेस प्राइस ऑफ द गुड्स बाय द डिफॉल्टिंग बोरोअर रिड्यूस्ड बाय 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट thereof between date of purchase and date of disposal by making such a repossession, है ना, date of purchase and date of disposal by making such a repossession, मतलब ऐसा मानेंगे कि इसी दिन इसको डिस्पोज ऑफ भी हमने कर दिया। अगर डिस्पोज ऑफ की डेट अलग होगी तो फिर उस हिसाब से क्वार्टर को और एक्सटेंड करना पड़ेगा, राइट। तो देखो देन थर्ड नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ टोकन, वाउचर और कूपन और स्टैम्प, है ना। ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ टोकन का वैल्यूएशन, या वाउचर्स मिलते हैं आपको या कूपन्स मिलते हैं, स्टैम्प मतलब वो पोस्ट वाले स्टैम्प नहीं है। तो देखो वहां पे लिखा है द वैल्यू ऑफ टोकन, वाउचर, कूपन और स्टैम्प अदर देन पोस्टेज स्टैम्प which is redeemable against the supply of goods or services or both equal to the value of goods or services or both redeemable against the coupon, मतलब उसके रिडेम्पशन के टाइम पे जो वैल्यू होगी, है ना, ये वाउचर्स की, कूपन की हमने ऑलरेडी देख लिया है, रिडेम्पशन के टाइम पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू मानी जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। जैसे देखो एग्जांपल, मिस्टर एंड मिसेस तिवारी अवेल्ड मेंबरशिप ऑफ क्राउन प्लाजा एट ओखला, क्राउन प्लाजा की मेंबरशिप ली उन्होंने, और वो क्राउन प्लाजा में क्या उन्होंने प्रोवाइड किया, होटल प्रोवाइड 20 वाउचर, 20 वाउचर ऑफ एरोमा बॉडी मसाज एंड हेयर स्पा सर्विसेज, इसके वाउचर सप्लाई किया आपको, और उसकी वैल्यू कितनी है देखो 2500 रुपए कॉस्टिंग एंड 5 गिफ्ट वाउचर ऑफ 800, तो 5 इंटू 800 गिफ्ट वाउचर्स और 20 ये दिया उनको एरोमा बॉडी मसाज एंड हेयर स्पा इंटू 2500 पर, तो ये आई रिडीमेबल वैल्यू 54,000, और इसके ऊपर लगेगा अब जीएसटी। ओके, देन नेक्स्ट, इसको इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ दो, येट टू अप्लाई अभी। देन नेक्स्ट इज प्योर एजेंट, ये समझना पड़ेगा आपको, व्हाट इज प्योर एजेंट गाइस। प्योर एजेंट क्या होता है, देखो जैसे एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं कि मान के चलो आप कोई आर्किटेक्चर हो, ओके, आर्किटेक्चर, आप, मैंने एक नया पेंट हाउस खरीदा और मैंने बिंग, आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैंने आपको बोला कि आ जाओ, अरे मैं सीएस पढ़ा रहा हूं और आप आर्किटेक्चर कैसे, तो आपने छोड़ दिया मान के चलो कोई कारण की वजह से, एग्जाम्पल है सब, छोड़ना नहीं, एग्जाम्पल है, और आपने आर्किटेक्चरल इंजीनियर कर लिया बाद में, और फिर मेरे से कांटेक्ट किया कि सर आपका कोई घर लेंगे, ऑफिस लेंगे तो मुझे बुलाना, मैंने आपको याद रख के बुलाया और आपकी सर्विस ली ना। ऐसे ही आप घूम रहे थे मार्केट में और आपने बोला सर देखो हमने जो ये पेंट हाउस डिजाइन किया है ना, उसमें एक जो कॉर्नर है, वो कॉर्नर में मैं एक स्टैचू देख रहा हूं यहां मार्केट में, वो स्टैचू बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा स्टैचू है, तो वो स्टैचू अपन खरीद लेते। मैं बोला क्या कीमत है, तो बोले, आप बोले सर ये 5 लाख रुपए का है। मैं बोला ओके चलो खरीद लो, 5 लाख रुपए का। तो देखो अब आपने क्या किया, मुझे बिल दिया, राइट, बिल दिया,
वो स्टैचू के पैसे आपने 5 लाख रुपए उसको पे कर दिए, मेरे बिहाफ में पे किए, मेरे बिहाफ में, राइट। और अब आपने आपके सर्विस का बिल दिया, वैल्यू ऑफ योर सर्विस, ये मान के चलो 20 लाख रुपए आपने मुझे टोटल बिल दिया, और वो स्टैचू भी आपने जो मेरे बिहाफ में खरीदा था उसके 5 लाख रुपए भी बिल में लगा दिए, तो टोटल 25 लाख का बिल हो गया। तो सवाल ये उठा गाइस कि ये 25 लाख पे जीएसटी लगेगा या 20 लाख पे आपके वैल्यू ऑफ सर्विसेज। तो द आंसर इज 20 लाख पे। ये जो 5 लाख आपने मेरे लिए दिए, दिस इज अ प्योर एजेंट कैपेसिटी वाली सर्विस। मतलब क्या, आपने मेरे लिए सिर्फ एजेंट का काम किया, प्योर एजेंट का काम किया, कि आपने जस्ट मुझे पूछा, मेरा कंसेंट लिया कि मैं खरीदू क्या, मैंने हां बोला, और आपने वो 5 लाख की चीज खरीद के लाई और आपके बिल में अलग से इंडिकेट की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये अलग से इंडिकेट करना पड़ेगा बिल में कि ये कितने रुपए की। अगर आपने टोटल बिल मुझे 25 लाख का दिया विदाउट इंडिकेटिंग दिस स्टैच्यू अमाउंट 5 लाख, तो आपको पूरे 25 लाख पे जीएसटी भरना पड़ेगा। अरे समझ में आया। दूसरा एग्जांपल, आप सीएस बनेंगे, सीए बनेंगे, सीएमए बनेंगे, तो बहुत बार क्या होता है कि आप क्लाइंट के चलान भर दिए, मान के चलो क्लाइंट की आपने 5,000 रुपए की चलान भर दी कोई, राइट। और फिर ईयर एंड में क्लाइंट आपके पास आया, आपने 20,000 रुपए की फीस चार्ज की और 5,000 रुपए वो चलान की, ऐसे टोटल बिल दिया उसको 25,000 का। 20,000 प्लस 5,000 का आपका चलान, राइट, दिस इज चलान अमाउंट, दिस इज वैल्यू ऑफ सर्विस। अब ये टोटल बिल 25,000 का हो गया, तो मुझे बताओ जीएसटी कितने पे लगेगा गाइस, 20,000। अरे ये तो गवर्नमेंट को पे किया आपने इन अ कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट, और वो आपने अलग से लगा के दिया है, इसके ऊपर आपको कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दिस इज कॉल्ड एज प्योर एजेंट सर्विस। प्योर एजेंट की कैपेसिटी में आपने, हाँ ये भी याद रखना, जितना आपने सामने पे किया उतना ही पैसा आप रिकवर कर रहे हो। जैसे उसने 5 लाख रुपए का स्टैचू लिया था, 5 लाख ही मेरे से लिए, उससे ज्यादा नहीं, राइट। मेरा कंसेंट लेके लिए, तो ही ये सब प्योर एजेंट की कैपेसिटी में आएगा। यहां पे प्योर एजेंट की डेफिनेशन और सेपरेटली इंडिकेटेड इन इनवॉइस दिया, एक्टिंग एज ए प्योर एजेंट, देखो थर्ड पार्टी को पेमेंट किया, स्टैचू वाले को। देन सर्विसेज सप्लाइज ऑन हिज ओन अकाउंट आर इन एडिशन टू द प्योर एजेंट सर्विस, मैंने जो सप्लाई की सर्विस, राइट, जो 20,000 रुपए का आपने सर्विस दिया मुझे या क्लाइंट को, या फिर आपने 20 लाख रुपए का जो सर्विस दिया, वो सेपरेटली इंडिकेटेड होना चाहिए, दैट इज प्योर एजेंट सर्विस। और आपको जीएसटी किस पे लगेगा, आपकी सर्विसेज पे, न कि प्योर एजेंट के कैपेसिटी के अमाउंट पे। एंड लास्ट वन, रूल 34 ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेगा। अगर वैल्यू ऑफ सर्विस फॉरेन एक्सचेंज में होगी, ध्यान दो, वैल्यू ऑफ सर्विस अगर फॉरेन एक्सचेंज में होगी, तो एक्सचेंज रेट जो कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, वैल्यू ऑफ सर्विस के वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो व्हाट विल बी एक्सचेंज रेट, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, तो इट इज इफ द वैल्यू इज इन फॉरेन करेंसी नॉट इन इंडियन रुपीज, देन अदर देन इंडियन करेंसी, एक्सचेंज रेट शुड बी नोटिफाइड बाय आरबीआई। जो आरबीआई नोटिफाइड करता है वो रेट रहेगा, और कौन से दिन का रहेगा, टाइम ऑफ सप्लाई के दिन का, ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई उस दिन का रेट रहेगा, और जो आरबीआई ने नोटिफाई किया, अगर आपके सर्विस की वैल्यू जो है वो वैल्यू आपके सर्विस की अदर देन इंडियन करेंसी। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट रूल, एक क्वेश्चन इन रूल्स के ऊपर हर बार पक्का रहता है, बहुत अच्छे से करो, मैंने पूरी जान डाल दी ये समझाने के। ओके, थैंक यू सो मच।